डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि ऑडिटिंग लग्जरी नहीं है बल्कि आज के समय में नेसेसिटी है। संस्था को अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए, व्यवसाय को जीवित रखने के लिए, प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए ऑडिटिंग आवश्यक है। आज उसी से आगे बात शुरू करूँगा कि ऑडिटिंग के उद्देश्य क्या हैं, एरर्स और फ्रॉड्स किस किस तरह के होते हैं और उनमें क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में बात करूंगा। फिलहाल मैं बात आपसे स्टार्ट कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग, अंकेक्षण के क्या उद्देश्य हैं। अंकेक्षक के लिए अंकेक्षण के उद्देश्यों को जानना या इसके लिए स्पष्ट होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उद्देश्यों के आधार पर ही अंकेक्षक अपने कार्य क्षेत्र का निर्धारण करता है। इसलिए ऑडिटर को चाहिए कि अपने नियोक्ता से रिटन में ऑब्जेक्ट्स ऑडिटिंग के क्या हैं उनको ले ले, ताकि भविष्य में कोई डिस्प्यूट पैदा नहीं हो अंकेक्षक के उत्तरदायित्व के संबंध में। मुख्य रूप से अंकेक्षण के उद्देश्यों में पहला उद्देश्य माना जाता है अंतिम खातों की सच्चाई एवं शुद्धता की जांच करना। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है अंकेक्षक ये पता लगाए कि लाभ हानि खाता एक निश्चित समय पर व्यवसाय की सही व उचित लाभ या हानि की स्थिति को प्रकट करता है या नहीं करता है। इसी तरह चिट्ठा व्यवसाय की सही व उचित आर्थिक स्थिति को बताता है या नहीं बताता है। तो लाभ हानि खाता और चिट्ठा सही चित्रण कर रहे हैं व्यवसाय का, इसके बारे में अपने कमेंट्स देना, उनकी जांच करके रिपोर्ट देना अंकेक्षक का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। इसके अलावा भी अशुद्धियों का पता लगाना भी अंकेक्षण का एक उद्देश्य माना जाता है। अंकेक्षण कार्य में बहुत सी अशुद्धियां अंकेक्षण कार्य के दौरान पता चल जाती हैं और उसमें सुधार भी कर दिया जाता है। कुछ अशुद्धियां इस तरह की होती हैं जो सामान्य प्रक्रिया में पता नहीं चलती हैं, परंतु अंकेक्षक अपने ज्ञान व अनुभव के आधार पर उनको भी पता कर लेता है और उसमें सुधार करवा देता है। इसी तरह कपट का पता लगाना भी अंकेक्षण का एक उद्देश्य माना जाता है। हालांकि हम जानते हैं कि कपट जिन व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है वो सामान्य व्यक्तियों से अधिक होशियार होते हैं, इसलिए कपट को ढूंढ निकालना बड़ा आसान नहीं होता है। एक कुशल व अनुभवी अंकेक्षक ही इसको करने में सफल हो पाता है। कपट को ढूंढने और निकालने के लिए अंकेक्षक को प्रमाणन और सत्यापन, वाउचिंग और वेरिफिकेशन की विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। प्रमाणन और सत्यापन एक अंकेक्षक के लिए जासूसी कुत्ते की तरह होते हैं, जिनकी सहायता के बिना अंकेक्षक स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए अंकेक्षक को प्रमाणन और सत्यापन का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए ताकि कपट आदि का पता लगाया जा सके। प्रमाणन, वाउचिंग और वेरिफिकेशन अगले पॉइंट्स में मैं फिर आपसे डिस्कस करूंगा क्या होते हैं। फिलहाल इन दो टेक्निक्स का प्रयोग करके कपट या गबन का पता लगाया जा सकता है। इसी तरह कपट व अशुद्धियों को रोकना भी अंकेक्षण का एक उद्देश्य माना जाता है। हालांकि हम जानते हैं कि अंकेक्षण कार्य के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कपट व अशुद्धियों को नहीं रोका जाता है, नहीं ये उसके कार्यक्षेत्र में आता है, लेकिन अंकेक्षण कार्य अपने आप ही परोक्ष रूप से अशुद्धियों और गबन को कम कर देता है। क्यों? क्योंकि जब संस्था के कर्मचारियों को पता चलेगा कि उनके कार्यों की जांच एक स्वतंत्र, योग्य और कुशल व्यक्ति के द्वारा निष्पक्ष रूप से की जानी है, तो वो अपना काम अधिक होशियारी से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे और गबन करते हुए डरेंगे। तो अंकेक्षण जब आप अपनी बुक्स का कराते हैं तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर एम्प्लॉइज पे होता है कि वो अधिक होशियार
और चौकन्ने होकर के अपने कार्यों को संपादित करें, तो जिससे कपट व अशुद्धियां रुकती हैं और संस्था का लाभ होता है। एक और उद्देश्य माना जाता है प्रबंधकों को सलाह देना। जब आप एज ए ऑडिटर हिसाब किताब की परीक्षा करते हैं, जांच करते हैं, तो संस्था की बहुत सी कमजोरियों की जानकारी आपको मिल जाती है और आप एक विशेषज्ञ के नाते में इस स्थिति में होते हैं कि प्रबंधकों को उचित सलाह दे सकें। तो अंकेक्षण प्रबंधकों को संस्था की कमजोरियों के बारे में सलाह देता है और उस सलाह पर अमल करके प्रबंधक अपनी संस्था की भावी नीतियों का निर्धारण कर सकते हैं और अपने प्रॉफिटेबिलिटी और लाभ को बढ़ा सकते हैं। तो मुख्य रूप से ये 5 उद्देश्य माने जाते हैं अंकेक्षण या ऑडिटिंग के। अब मैं आपसे बात करूंगा एरर्स एंड फ्रॉड्स की, अशुद्धियां एवं गबन। अशुद्धियों को शाब्दिक अर्थ में अगर हम समझें तो उचित सावधानी के बावजूद भी अशुद्धि या गलती होना स्वाभाविक है, क्योंकि मानव स्वभाव ही है गलती करने का। लेकिन इसमें गलती व्यक्ति द्वारा जानबूझकर नहीं की जाती है, वरन सावधानी न बरतने के कारण अशुद्धियां होती हैं। इसके लिए किसी योजना को बनाने की जरूरत नहीं होती है और इन अशुद्धियों का संस्था को लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है और ये भी हो सकता है कि इन अशुद्धियों का संस्था के लाभ हानि खाते या बैलेंस शीट पर कोई प्रभाव ही न पड़े। मीन्स क्षतिपूरक अशुद्धियां अगर हैं जो एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देती हैं, तो उन अशुद्धियों का फिर कोई संस्था पे प्रभाव नहीं पड़ता है। अशुद्धियां चूंकि बहुत योजनाबद्ध तरीके से जानबूझ के नहीं की जाती हैं, तो इनको ऑडिटिंग के दौरान ढूंढ निकालना भी आसान होता है। कितने तरह की अशुद्धियां होती हैं तो देखिएगा, पहला पॉइंट सैद्धांतिक अशुद्धियां, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। व्यापारिक व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में लिखने के कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं। अगर आप इन सिद्धांतों की अवहेलना करके लेखा कर देंगे तो ये अशुद्धियां सैद्धांतिक अशुद्धियां कहलाएंगी। जैसे पूंजीगत खर्चे को मैं आयगत में लिख दूं, आयगत खर्चों को पूंजीगत में लिख दूं, तो तलपट पर तो इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पर इसका इफेक्ट जरूर आएगा। तो सैद्धांतिक अशुद्धियां जिसमें सिद्धांतों को आप दरनिकार कर देते हैं। भूल की अशुद्धियां, एरर्स ऑफ ओमिशन। जब कोई व्यवहार लेखा पुस्तकों में लिखे जाने से छूट जाए, रह जाए, तो वो अशुद्धि भूल की अशुद्धि कहलाती है। और ये 2 तरह से हो सकती है, मतलब पूर्ण भूल की अशुद्धि और आंशिक भूल की अशुद्धि। जैसे राम को माल बेचा 500 रुपये का, लेकिन सेल्स बुक में ही लिखना भूल गए, तो ये कंप्लीट ओमिशन है, पूर्ण भूल मानी जाएगी। लेकिन राम को 500 रुपये का माल बेचा, विक्रय पुस्तक में तो लिख दिया, लेकिन राम के खाते में एंट्री नहीं की है, तो ये आंशिक भूल मानी जाएगी। पूर्ण भूल अगर है तो वो तलपट द्वारा प्रकट नहीं होती है, लेकिन आंशिक भूल है तो वो जब आप अपना तलपट बनाएंगे तो उस समय आपको दिख जाएगी, आप उसमें सुधार करा सकते हैं। तीसरा तरीका होता है क्षतिपूरक, कंपनसेटिंग एरर्स। जब 2 या 2 से अधिक अशुद्धियां एक दूसरे के प्रभाव को तलपट पर प्रकट होने से छिपा लेती हैं, तो उन्हें क्षतिपूरक अशुद्धियां कहती हैं। जैसे राम को 200 रुपये से डेबिट करना था, लेकिन कर दिया 2000 से, और श्याम को 200 रुपये से क्रेडिट करना था, लेकिन कर दिया 2000 से। तो इस प्रकार की जो गलतियां हैं उनका तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तलपट के द्वारा पता नहीं चलती हैं, लेकिन अगर कुशल और योग्य ऑडिटर जांच करता है तो वो पकड़ में आ जाती हैं, और एक गलती पकड़ में आते ही बाकी फिर गलतियां अपने आप ही सामने आ जाती हैं, स्पष्ट हो जाती हैं। एक होते हैं दोहराव की अशुद्धियां, एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन।
डुप्लीकेशन से मतलब जब कोई व्यवहार 2 बार लेखा पुस्तकों में लिख दिया जाए तो दोहराव की अशुद्धि कहेंगे आप। ये अशुद्धि भी पूर्ण हो सकती है या आंशिक। पूर्ण से हमारा मतलब यदि व्यवहार को डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में 2 बार लिख दूंगा तो अशुद्धि पूर्ण हो जाएगी, और अगर एक पक्ष में 2 बार लिखा गया है तो ये अशुद्धि आंशिक कहलाएगी। पूर्ण दोहराव की जो अशुद्धियां हैं वो तलपट के द्वारा प्रकट नहीं होती हैं, जबकि आंशिक दोहराव की अशुद्धियां तलपट बनाते समय क्लियर हो जाती हैं। इसी तरह से हिसाब की अशुद्धियां, जब किसी व्यवहार की रकम पुस्तक में गलत लिख दी जाए तो उसे हिसाब की अशुद्धि कहते हैं। या ओपनिंग जो बुक्स हैं एंट्रीज की, उसमें किसी ट्रांजैक्शन को 2 बार आप लिख दें, उनका जो टोटल करते हैं अकाउंट्स का टोटल गलत लगा दें, या बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो कैरी फॉरवर्ड अमाउंट गलत लिख दी जाए, तो इस तरह से जो गलतियां होती हैं वो हिसाब की गलतियां कहलाती हैं। और इनका अगर वैसे तो तलपट द्वारा प्रकट हो जाती हैं, लेकिन अगर ये अशुद्धियां क्षतिपूरक स्वभाव की हैं तो फिर तलपट के द्वारा ये प्रकट नहीं होती हैं। तो अशुद्धियों से मेरा मतलब था जानबूझ करके नहीं की जाती हैं, सावधानीवश होती हैं, सामान्य जांच के दौरान प्रकट हो जाती हैं। इनका प्रभाव पॉजिटिव, नेगेटिव या नील भी हो सकता है, और इतने तरह की या इस तरह की अशुद्धियां हो सकती हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट की, गबन क्या होता है। गबन से मतलब जब किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से हानि पहुंचाने का प्रयास किया जाए तो वो गबन कहलाएगा। ये बहुत ही सावधानी पूर्वक चतुर व्यक्ति द्वारा एक पक्ष को लाभ और दूसरे पक्ष को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किए जाते हैं, इसलिए इनको ढूंढ निकालना आसान नहीं है। अशुद्धियां और गबन में अंतर यही है कि अशुद्धियां जानबूझकर नहीं की जाती हैं, जबकि गबन जानबूझकर किया जाता है। अशुद्धियों के लिए कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ती है, जबकि गबन के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, योजना बना करके ही गबन किया जाता है। और अशुद्धियों का प्रभाव आपको लाभ भी पहुंच सकता है, हानि भी हो सकती है, और हो सकता है उनका कोई भी असर न हो। जबकि गबन से एक पक्ष को लाभ होगा और दूसरे पक्ष को निश्चित रूप से हानि होगी। तो गबन चूंकि होशियार व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं, कौन कौन से, इसलिए अंकेक्षक को ढूंढ निकालना इतना आसान नहीं होता, जिसकी बात मैं कह चुका हूँ। इसके लिए प्रमाणन और सत्यापन की विधियों का प्रयोग करके उनको ढूंढने में अंकेक्षक को सहायता मिलती है। गबन और कपट कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में ब्रीफ में देख लीजिएगा। रोकड़ का गबन, रोकड़ की विशेषता होती है कि थोड़े से वजन में बहुत अधिक मूल्य रखती है। तो अधिकांश गबन रोकड़ के ही गबन होते हैं, और इसमें क्या करते हैं ये लोग, कैश सेल्स की है और उस सेल्स को बुक्स में ही नहीं लिखा है, या एक ग्राहक से पैसा मिला वो तो गायब कर दिया, और दूसरे से मिला वो पहले वाले के अकाउंट में लिख दिया, तीसरे से मिला वो दूसरे वाले के। तो इस तरह से लैपिंग के माध्यम से इस क्रम को बनाए रखते हुए एक ग्राहक का पैसा दूसरे में जमा करते रहना और गबन करते रहना। या संस्था का किराया है, मिल गया है लेकिन आउटस्टैंडिंग उसको बताना, झूठे मजदूरों के नाम लिख करके फर्जी रसीदें बना करके मजदूरी उठाना, या फर्जी प्रमाणकों की सहायता से झूठे परचेज दिखाना और गायब कर देना माल का, पुराने खराब माल को बेच दें और पुस्तकों में उसका कोई लेखा न करना, पैसा गायब कर देना। तो इस तरह के जो गबन हैं वो रोकड़ के गबन माने जाते हैं। दूसरा तरीका होता है माल का गबन। माल पर नियंत्रण रोकड़ से किसी भी हालत में कम नहीं होना चाहिए, और अगर माल इस तरह का है कि कम वजन में अधिक मूल्य घेरता है तो उस पर नियंत्रण और भी कठोर होना चाहिए। सामान्यतया माल पर नियंत्रण रोकड़ की तुलना में कम रखा जाता है, लेकिन माल पर भी उतने ही नियंत्रण की आवश्यकता होती है, नहीं तो
स्टॉक से माल चुरा ले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, माल को निजी कामों में प्रयोग करने लगेंगे। सेल्स रिटर्न आई है, उसको स्टॉक में ही शामिल नहीं करेंगे, गायब कर देंगे। और आप देखते हैं इसलिए बड़े बड़े शहरों में चोरी के माल को बेचने के लिए अलग से मार्केट बने हुए होते हैं, जिन्हें चोर बाजार कहते हैं, जहां इस तरह के मालों की खरीद फरोख्त होती है। एक होता है संपत्तियों का गबन। व्यवसाय के लिए फर्नीचर खरीदा, लेकिन इसका उपयोग आप अपने घर में कर रहे हैं, या संस्था से कोई नई अच्छी संपत्ति घर मंगा लें और उसके स्थान पर अपनी कोई पुरानी टूटी फूटी संपत्ति संस्था में वापस पहुंचा दें, तो ये संपत्तियों के गबन का उदाहरण है। इसी तरह से सुविधाओं का गबन। सुविधाओं से गबन से मतलब, अगर जिन कर्मचारियों को निजी प्रयोग के लिए अगर सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं और वो उन सुविधाओं का प्रयोग करते हैं, तो वो गबन ही माना जाएगा। जैसे बिजनेस की कार है लेकिन मैं निजी काम में प्रयोग करता हूँ, या ऑफिस का टेलीफोन अपने पर्सनल कॉल्स के लिए काम में लेता हूँ। श्रम का गबन होता है। श्रम के गबन से मतलब व्यवसाय का कर्मचारी है और मैं उससे काम कराता हूँ, अपना पर्सनल घरेलू काम कराता हूँ, या नौकर तो मेरे घर पे अपॉइंट कर रखा है, काम वहाँ करता है और तनख्वाह ऑफिस से उठवा रहा हूँ, तो ये श्रम के गबन का उदाहरण है। एक होता है हिसाब किताब में गड़बड़ी करना। हिसाब किताब में गड़बड़ी जो होती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट गबन का एक तरीका होता है, जो संस्था के मालिक या उच्च अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? संस्था का जो वास्तविक लाभ है उसको कम बताना या उसको ज़्यादा बताना। इसके लिए ये लोग क्या करते हैं? स्थायी संपत्तियों पे मूल्यह्रास कम काटूं, नहीं काटूं या ज़्यादा काट देता हूं। संपत्तियों और दायित्वों को कम या अधिक मूल्य पे दिखा देते हैं। झूठे क्रय विक्रय, अधिक क्रय विक्रय वापसी दिखा देते हैं। आयगत खर्चों को पूंजीगत, पूंजीगत को आयगत दिखा देते हैं। तो इस तरह के मैनिपुलेशन करके एक्चुअल जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको छुपाया जाता है, वास्तविक लाभ को कम या अधिक प्रदर्शित किया जाता है संस्था के मालिकों या उच्च अधिकारियों के द्वारा। तो ये जो गड़बड़ी है वो हिसाब किताब की गड़बड़ी मानी जाती है। क्यों करते हैं ऐसा? लाभों को अगर अधिक बताना चाहते हैं मालिक, तो उनका क्या उद्देश्य होगा, क्यों बताना चाहेंगे? तो आप जानते हैं कि अगर लाभ बढ़ाकर के बता रहा हूँ तो इसका मतलब मैं एफिशिएंट हूँ, मेरी कुशलता को बढ़ाकर के प्रदर्शित कर रहा हूँ। लाभ के आधार पे अगर कमीशन मिलता है तो लाभ अगर मैं ज़्यादा बताऊँगा तो मुझे ज़्यादा कमीशन मिलेगा। अगर संस्था कंपनी है, प्रॉफिट बढ़ा दूंगा मैं, तो शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी तो मैं अपने पास जो शेयर्स हैं प्रमोटर्स के या ऑफिसर्स के पास, वो अपने शेयर्स को ऊंची कीमत पर बेचने में संभव हो पाएंगे। संस्था चूँकि प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, बढ़ गई है, तो क्रेडिट बढ़ जाएगी। क्रेडिट या साख बढ़ने से क्या होगा कि जब भी अब संस्था नया इशू लाएगी शेयर्स या डिवेंचर्स का, तो प्रीमियम पर इशू करेंगे, ज़्यादा पैसा प्राप्त करेंगे, प्रतिद्वंदियों को धोखा दे सकते हैं और सरकार का विश्वास जीत सकते हैं, क्योंकि अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, इकोनॉमी में हेल्प कर रही हैं, तो सरकार का सॉफ्ट कॉर्नर होगा, तो सरकार से अपनी बात भी मनवा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना। तो ये कुछ एक कारण हैं जिनके लिए मालिक या उच्च अधिकारियों के द्वारा संस्था के वास्तविक लाभ को बढ़ा करके प्रस्तुत किया जाता है। कुछ स्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं जब वास्तविक लाभ को हम कम करके बताना चाहेंगे। क्यों बताना चाहेंगे? अगर संस्था कंपनी है, मैंने लाभ कम करके बताया तो क्या होगा, मार्केट में शेयर प्राइस घट जाएंगे तो मैं सस्ते दरों पर शेयर मार्केट से परचेज कर लूँगा। प्रतिद्वंदियों को धोखा दे सकता हूँ, उनको गुमराह कर सकता हूँ। लाभ कम बताऊँगा तो सरकार को टैक्स कम देना होगा, कर की चोरी कर सकता हूँ। साथ ही
प्रॉफिट कम हो रहा है तो सरकार से जनहित के नाम पर कोई सब्सिडी या सहायता भी प्राप्त कर सकता हूँ, या डिविडेंड इस वर्ष कम डिक्लेयर करना चाहती है कंपनी तो प्रॉफिट कम बता देगी और जस्टिफाई कर देंगे कि प्रॉफिट ही कम है तो इस दर से ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। तो सामान्य रूप से ये काम कर्मचारियों के द्वारा नहीं किया जाता है, टॉप मैनेजमेंट्स के जो लोग हैं उनके द्वारा इस तरह का मैनिपुलेशन किया जाता है अकाउंट्स में। और उसके दो उद्देश्य होते हैं, लाभ को या तो बढ़ा करके बताऊंगा या लाभ को वास्तविक से कम बताऊंगा। तो इस तरह से आज 2-3 पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। अंकेक्षण का उद्देश्य क्या होता है, अशुद्धियाँ और गबन क्या होते हैं, अशुद्धियाँ कितने तरह की होती हैं, गबन कितने तरह के होते हैं, और जो हायर लेवल पे गबन किए जाते हैं उनके बारे में किस तरह से रोक लगाई जा सकती है, क्या उनका पर्पज होता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टर्न पे फिर